नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। पिछले जो पहला पार्ट था अपना दूसरे चैप्टर का जो पहला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि विलय और विलायक, विलय और विलायक ये दोनों क्या कहलाते थे? विलयन। विलयन और विलयन के कितने घटक होते हैं, कितने भाग होते हैं? दो, विलायक और विलय। विलय का मतलब होता है जो विलायक में घुलता है और विलायक क्या होता है? जो अपने अंदर विलय को घोलता है। अब ये विलय कौन है? जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई पानी का एक गिलास है और इसमें आपने डाल दी थोड़ी चीनी, चीनी आपने डाली है, ये पानी है तो पानी तो है विलायक और चीनी है विलय। या फिर मान लीजिए इसमें आपने शक्कर डाल दी है तो जो भी शक्कर है वो विलय है, नींबू का रस आपने डाला है वो विलय है, जबकि पानी क्या है यहाँ? ये विलायक होता है। और विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। ठीक है, विलय की मात्रा कम होती है विलयन में, जबकि विलायक की मात्रा विलयन में क्या होती है? ज्यादा होती है। बिल्कुल इस पार्ट के समाप्त होने के बाद इस चैप्टर के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। हर कंपटीशन के लिए जहां भी आपको साइंस शब्द आ जाए, समझ लो 9th का, 8वीं का, 6वीं का, 7वीं का, 10वीं का और 11वीं का तो पढ़ना ही है। बिल्कुल 11वीं की बायोलॉजी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हर कंपटीशन में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मैंने एक उदाहरण बताया था आपको विलयन का। विलयन का एक बहुत ही बेस्ट उदाहरण बताया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। विलयन का उदाहरण टिंचर आयोडीन, और टिंचर आयोडीन में एक तो आयोडीन होता है और एक एल्कोहल होता है। ठीक है ना, एल्कोहल का मतलब है विलायक, आयोडीन का मतलब है विलय। ठीक है, टिंचर आयोडीन यानी विलयन, टिंचर आयोडीन का मतलब है विलयन और आयोडीन का मतलब है विलय और एल्कोहल का मतलब होता है विलायक। तो ये याद रखना विलायक, क्योंकि आयोडीन को एल्कोहल में घोल सकते हैं, घुल जाता है ये, तो विलय की मात्रा ये हो गई और विलायक एल्कोहल हो गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नेक्स्ट कि विलयन के गुण क्या है। तो पहली चीज तो अभी मैंने बताया कि विलयन क्या है। एक विलयन हमेशा याद रखना है ये एक सममांगी मिश्रण होता है, एक सममांगी मिश्रण होता है। इसके बाद में विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर, कितना होता है? 1 नैनोमीटर। और विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अगर आप ये कोई गिलास ले रहे हैं, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, इसमें आपने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया आपने, या आपने चीनी नहीं डाला, नमक डाल दिया है, तो जब हम यहाँ टॉर्च लेके आएंगे तो इसका प्रकाश हमें यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ ये मार्ग दिखाई नहीं देगा हमें, याद रखना, क्योंकि ये सममांगी मिश्रण है। छानने पर विलय के कण अलग नहीं हो सकते। ये नहीं है कि आपने पानी में चीनी को घोल दिया, विलय को घोल दिया आपने विलायक में, तो विलय और विलायक को अलग नहीं कर सकते हैं। याद कर लेना, नोट कर लेना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट चीज। विलयन के दो घटक अभी मैंने बताया कि एक तो विलय होता है और एक विलायक होता है। विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और विलय की मात्रा कम होती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो टॉपिक अपने पास ये रहा कि विलयन की सांद्रता क्या है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता की अगर मैं बात करूं तो देखिए विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थों की मात्रा को, अरे ये कोई पानी का गिलास है, इसमें ये विलायक है, विलायक में कौन घुला है? कुछ चीनी आपने डाल दी है, ठीक है, और ये पानी है, ठीक है, तो चीनी पानी, तो विलायक में घुले हुए विलय पदार्थों की मात्रा को, ठीक है, विलयन की सांद्रता कहते हैं। तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब कोई भी चीज है वो पतला है एक प्रकार से। क्या है? एक प्रकार से पतला है। जैसे ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम, विलय की मात्रा क्या होती है जिसमें कम, तो उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, तनु विलयन। ठीक है, अगर हम बात करें विलय की मात्रा कम और अगर तो विलायक की मात्रा ज्यादा होगी तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, जो भी नेक्स्ट टॉपिक अपना चल रहा है, अभी क्वेश्चन भी लेके आएंगे इसके बाद में जस्ट कि विलयन यानी विलयन आपने पढ़ा है, दो भाग हो गए, दो घटक होते हैं विलय और विलायक। अगला आता है सांद्र विलयन। क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा, ठीक है, याद रखना, विलय की मात्रा ज्यादा होती है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। मतलब वो चीज गाढ़ी है एक प्रकार से, हम उस चीज को गाढ़ी कह सकते हैं। ठीक है ना,
नेक्स्ट आता है विलयन के द्रव का मान का प्रतिशत है, तो अपने पास 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये रहा अपने पास स्क्रीन पर कि विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। देखो ये थोड़ा हम द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंटों से ही नोट्स लेके पीडीएफ बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि हम जब भी स्कूल में पढ़ाते हैं तो बिल्कुल बच्चों को नोट्स लिखवाते रहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये रहा अपने पास, अगर हम बात करें विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने के लिए, विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। फिर है विलयन का आयतन का प्रतिशत निकालने के लिए, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे में 100। फिर यही प्रश्न है अपने पास, विलयन के आयतन का प्रतिशत, विलयन के आयतन का प्रतिशत। बस अंतर क्या है थोड़ा सा, यहाँ विलय का आयतन है, यहाँ विलय का द्रव्यमान है, यहाँ विलयन का आयतन है गुणा में 100। अगर हमें विलय का आयतन दे रखा हो, विलयन का आयतन का प्रतिशत पूछे आपको, तो ये वाला सूत्र लगाना है, और द्रव्यमान दे रखा है विलय का, तब आपको ये सूत्र लगाना है। इस चीज को आप नोट कर लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। और सूत्र, ये प्रश्न है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं आपको। तो ये रहा स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन से हम समझते हैं। देखिए एक विद्यालय में 301 विलयन है ये, यानी अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है अपने पास, अगर हम इसकी बात करें तो क्या कहता है कि एक विलियन है ये, याद रखेंगे इस चीज को, थोड़ा यहां सही कर लेंगे आप, विलियन, ये विलियन है एक, ठीक, जिसमें विलियन में 320 ग्राम, कितना, 320 ग्राम विलायक का मतलब जल दे रखा है आपको ना, तो ये विलायक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 40 ग्राम साधारण नमक, तो 40 ग्राम अपने पास क्या है, साधारण नमक है, मतलब ये क्या है, ये विलय है, ये विलय है। तो विलयन टोटल कितना हो जाएगा विलयन, तो देखो विलयन बराबर होता है विलय प्लस में विलायक, दोनों को जोड़ दो आप, तो कितना आ गया, 360 ग्राम आ गया अपने पास। फिर क्या कह रहे हैं, विलयन की सांद्रता की परिकल्पना करनी है, विलयन की सांद्रता की परिकल्पना करनी है। बिल्कुल विलय का द्रव्यमान आपको दे रखा है, देखो ये दे रखा है 40 ग्राम, और ग्राम की अगर बात करें, केजी की हम बात करें, तो वो द्रव्यमान हो गया। नेक्स्ट टोटल अपने पास विलयन का द्रव्यमान कितना है, 360 गुणा में 1000, तो ये सूत्र में आप क्या रखेंगे, विलय का द्रव्यमान कितना है, 40 बटे में 360 गुणा में क्या लगाएंगे, 100, तो 10 से 10। अगर हम बात करें इसकी, 4 से काट देंगे इसको, तो इधर 10 आ गया, इधर अपना आ गया 9, तो ये आ गया 100 बटे में 9। जब 100 में हम 9 का भाग देते हैं, तो 9 एकम 9 एक बार गया, इसके बाद में फिर एक बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, या फिर हम कर सकते हैं 1 बटे में 9, 1 बटे में 9, तो ये अपने पास देखो ये आ गया प्रतिशत पूछ रहा था वो ना, तो ये आ गया अपने पास आंसर प्रतिशत में। ऐसे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल यही एक सवाल दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है उदाहरण, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो रहा कि निलंबन क्या है। निलंबन की हम बात करेंगे भैया कि ये निलंबन होता क्या है। सबसे पहले तो हम निलंबन की बात करते हैं। विलयन आपने पढ़ लिया है, निलंबन आप पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयन आप पढ़ेंगे। 3 चीजें हैं, विलयन, निलंबन और कोलाइडी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखो निलंबन क्या होता है, वह विलयन जिसमें पदार्थों के कणों का आकार कितना होता है, 2000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। निलंबन कणों के विलयनों का विलयन जिसमें पदार्थों के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है, से अधिक होता है, से भी अधिक, इसे हम निलंबन कहते हैं। निलंबन के गुणधर्म क्या है, ये विषमांगी होते हैं, विषमांगी मिश्रण है, जबकि विलयन सममांगी होता है। याद रखें इस चीज को, अंतर करके पढ़ें तीनों में। बिल्कुल निलंबन को फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, इस चीज को याद रखना, लेकिन विलयन को नहीं छान सकते, अलग अलग नहीं कर सकते विलय और विलायक को,
ठीक है, और कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, ये इतने बड़े होते हैं। निलंबन जो कण होते हैं वो प्रकाश को फैलाते हैं, प्रकाश के मार्ग को प्रदीप्त करते हैं, चमकाते हैं। क्या करते हैं? चमकाते हैं। ये निलंबन के गुणधर्म हैं। बिल्कुल आप नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार उन चीजों को रिवाइज कीजिए आप, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है अपने पास कोलाइडी। कोलाइडी की अगर हम बात करें तो देखो, विलयन आपने पढ़ा है, निलंबन आपने पढ़ा है, अगला आता है कोलाइडी। वह विलयन जिसमें पदार्थों के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जबकि निलंबन 2000 एंगस्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। गुण क्या होते हैं इनकी, विशेषता क्या होती है? विषमांगी। देखो निलंबन भी विषमांगी है, कोलाइडी भी विषमांगी है, लेकिन विलयन क्या है? सममांगी है। इस कण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं, याद रखना इस चीज को। और ये प्रकाश के कणों को फैलाते हैं, अर्थात प्रकाश के मार्ग को प्रदीप्त करते हैं, चमकाते हैं। विलयन में विलय और विलायक को अलग अलग व पृथक नहीं कर सकते हैं। याद रखना, विलयन से विलय और विलायक को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, नोट रखेंगे ये चीज भी। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है अपने पास वो रहा कि मिश्रण और यौगिक क्या है। भैया मिश्रण आपने पहले पढ़ा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग अलग अनुपात में मिला दिया जाए तो वो मिश्रण कहलाता है। अब आपको मीठा पानी बनाना है, ठीक है, शरबत बनाना है, तो पानी की मात्रा आप रख सकते हैं, चीनी की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, नमक की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, नींबू आप अपने अकॉर्डिंग कर डाल सकते हो, तो अलग अलग अनुपात होता है इनका, याद रखेंगे। और यौगिक क्या होते हैं? पहली चीज तो यौगिक शुद्ध होते हैं। देखो दो चीज मैंने आपको शुद्ध बताई थी, एक तत्व और एक यौगिक। ये दोनों ही चीज क्या होती हैं? शुद्ध होती हैं भाई, याद रखें, ये दोनों ही क्या हैं? शुद्ध हैं। और तत्व 118 तत्व आपने बताए थे, 118 तत्व आपने ज्ञात किए थे, अभी वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। बिल्कुल, जिसमें रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे H2, NaCl, ये भी यौगिक है। ठीक है, तो जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वही आ रहा है अपने पास, मिश्रण आपने पढ़ लिया है। इसके बाद में आता है अगला जो अंतर था, अपने मिश्रण और यौगिक वाला चल रहा था, ठीक है, उसी में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं। वो तो आपने परिभाषा लिखी। इसके बाद में क्या कह रहा है, देखो, तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक केवल क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। तो ये रहा अपने पास अंतर। अगला एक अंतर आपने पहले पढ़ लिया है। इसके बाद में ये रहा कि तत्व और यौगिक केवल क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। तत्व से तत्व क्रिया करके क्या बनाते हैं? नए यौगिक बनाते हैं। इस बात को याद रखें। मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। मिश्रण के जो भी संगठन होता है उसका परिवर्तन हम कर सकते हैं, जबकि यौगिक का संगठन परिवर्तनशील नहीं होता है। जैसे जल है तो वो जल ही रहेगा, याद रखना। नमक है तो वो नमक ही रहेगा भैया। मिश्रण के घटकों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है मिश्रण, जबकि यौगिकों के घटकों को रासायनिक विधियों द्वारा अलग पृथक नहीं किया जा सकता है। इस चीज को आप याद करेंगे। देखो नहीं का मतलब क्या है? देखो यहाँ केवल और केवल अपनी भौतिक विधियां हैं। देखो यहाँ अगर मैं बात करूं तो मिश्रण के घटकों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यहाँ रासायनिक विधियों द्वारा उनको पृथक किया जा सकता है, भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ये अंतर होना चाहिए। भौतिक विधियों द्वारा उन्हें पृथक नहीं कर सकते हैं, याद रखना इस चीज को। जबकि कौन सी विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं? रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है टिंडल प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव आपने कहाँ देखा है? जैसे अपने घर में कोई विंडो होती है और उस विंडो से जब धूप आती है तो देखना बहुत सारे धूल मिट्टी के कण हमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास यहाँ 2 गिलास ले लेते हैं, ठीक है, ये अपने पास 2 गिलास हैं या कोई बीकर हैं, कांच के हैं, यहाँ टॉर्च आप रख रहे हैं। इसमें आपने चीनी और पानी का विलयन लिया है। चीनी और पानी का मतलब है सममांगी। कैसा लिया आपने? सममांगी।
और अगर यहां बात करें हम इस गिलास में, तो इसमें पानी और आटे का मिश्रण हम लेते हैं, और जैसे ही हम टॉर्च इन दोनों गिलासों से गुजारने की कोशिश करते हैं तो हमें इस गिलास में, ए वाले गिलास में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, प्रकाश प्रदीप्त नहीं होता है, चमकता नहीं है। जबकि बी वाला जो गिलास है इसमें हमें प्रकाश चमकता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये तो होता है विषमांगी। क्या होता है? विषमांगी। और ये होता है सममांगी। क्या होता है भाई? सममांगी विलयन होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अपने पास कि इसकी खोज किसने की थी? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब कोलाइडी कणों से गुजरने वाला प्रकाश को फैला देता है जिससे प्रकाश प्रतिष्ठ होता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर प्रकाश चमकता है, दिखाई देता है, ठीक है, तो उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे दूध तथा पानी का मिश्रण, ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। घने जंगल से गुजरने पर प्रकाश दिखाई देता है। जो घना जंगल होता है आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत सारे नाटक आपने देखे होंगे, बहुत सारी कहानियों में आपने देखा होगा, ठीक है, कि प्रकाश दिखा देते हैं उसमें ना। कुछ दो बच्चे जा रहे हैं, आपने देखे होंगे, कार्टून देखे होंगे, तो वहां से प्रकाश आता हुआ हमें दिखाई देता है, कमरे के छिद्र से भी दिखाई देता है। तो ये सब टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां आपको जैसे दिखाया गया है, चीनी और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, इस बात को आप नोट कर लें। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। ये आप याद करेंगे, ठीक है, क्या याद करेंगे? CuSO4। ये नीला विलयन होता है, इसमें से भी प्रकाश दिखाई नहीं देता है, और चीनी और पानी के मिश्रण से भी हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अगला आता है अपने पास, दो प्रावस्थाएं दे रखी हैं, प्रक्षेप्त प्रावस्था और एक होता है प्रक्षेपण प्रावस्था। वे कोलाइडी विलयन के रूप में होते हैं, ये कोलाइडी विलयन के रूप में होते हैं, जबकि ये निलंबन के रूप में होते हैं। विलय जैसा पदार्थ होता है ये। परिक्षिप्त की अगर बात करें तो विलय जैसा होता है, और प्रक्षेपण ये विलायक जैसा होता है। कैसा होता है? विलायक जैसा। ये बात याद रखेंगे, प्रक्षेप्त और एक होता है प्रक्षेपण। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम दोनों प्रावस्थाओं की बात करेंगे, और दोनों प्रावस्थाएं अपने पास ये रही, ठीक है, दोनों प्रावस्थाएं अपने पास ये रही, इनको ही हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ आपके सामने ये सारणी आ चुकी है, बहुत बार कंपटीशन में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें यहाँ प्रक्षेपित है और ये प्रक्षेपण है, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ हम बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, इधर हम प्रकार की बात करेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से प्रकार बन जाते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं। पहला अपने पास ये रहा कि जब ठोस और ठोस होते हैं, दोनों ही ठोस हो जाएं, यानी प्रक्षिप्त भी ठोस हो और प्रक्षेपण भी ठोस हो, तो याद रखना क्या बनता है? ठोस सोल बनता है। जैसे रंगीन रतन पत्थर है, दूध या कांच है, ये सब इसके उदाहरण हैं। दूसरा है जब द्रव तो हो प्रक्षिप्त और यहाँ ठोस क्या हो? प्रक्षेपण, तो ये बनाते हैं सोल, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम मिल्क या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप जैसे MgOH और होलिस2 लगा देंगे, ठीक है ना, तो ये सूत्र बन गया। मैं यहाँ लिखता हूँ MgOH2, ठीक है, तो ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर हम नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, जैसे यहाँ अपने पास लिखा हुआ है गैस और ठोस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एरोसोल बनाते हैं, जैसे धुआं, बिल्कुल धुआं, क्योंकि धुएं में कार्बन के कण होते हैं, ठोस, यानी ये हो गया प्रक्षेपण और ये हो गया प्रक्षेप। ठोस और द्रव दोनों मिलकर जेल का निर्माण करते हैं, और जेल, पनीर, ये सब आ जाते हैं, मक्खन आ जाता है इसमें। द्रव और द्रव दोनों ही द्रव अवस्थाएं हों तब ये इमल्सन बनता है, दूध और फ्रेश क्रीम, ठीक है। गैस और द्रव हो तो एरोसोल, जैसे बादल और कोहरा और कुहाना, इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बाद में आता है अपने पास ये रहा, यानी अभी हमने बात की, चर्चा की है, किसकी चर्चा की थी? द्रव और जब द्रव हो तो आप याद रखेंगे इस चीज को,
जब द्रव और द्रव होता है तो इमल्सन दूध हो या फेस क्रीम, गैस और द्रव दोनों मिलकर एरोसोल बनाते हैं। जैसे बादल है, कोहरा है और कोहाना, ये सब किसके उदाहरण हैं? अगर प्रक्षेपित गैस है और प्रक्षेपण द्रव है, ठोस और गैस दोनों मिलकर बनाते हैं फोम, फोम रबड़ और स्पंज ये आ जाते हैं। द्रव और गैस दोनों मिलकर बनाते हैं फोम, सेविंग क्रीम। ठीक है, क्या बना लेंगे? सेविंग क्रीम। गैस और गैस दोनों मिलकर वायु, जिसमें होता है गैसों का समूह। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए छोटा सा टॉपिक है, 10वीं में भी हम पढ़ेंगे, 6ठी में पढ़ेंगे, 8वीं में हम पढ़ेंगे कि भैया ये परिवर्तन क्या होता है। ये बहुत अच्छी चीज है, परिवर्तन खराब नहीं है, क्वेश्चन आते हैं यहां से भी। परिवर्तन की अगर हम मैं बात करूं, देखो परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन दो होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक। देखो भौतिक क्या होते हैं? जिनकी भौतिक अवस्थाएं बदल जाती हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, आयतन, गंध। और रासायनिक जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसकी रासायनिक अवस्थाएं बदल जाती हैं। हम बात करें नेक्स्ट इसके बाद में, ये रही जो पीडीएफ है अपनी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये आ गया अपने पास। जैसे हम बात करें वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदल जाती हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, आयतन, ठीक है, गंध, घनत्व इत्यादि बदल जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे ये बर्फ है अपने पास, मतलब एस लगा हुआ है यहाँ, यह द्रव है, लिक्विड है, ये क्या है? यहाँ गैस है। तो द्रव बर्फ है, उसको द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को आप बर्फ में भी चेंज कर सकते हैं। या आपने पहले ये चीजें पढ़ ली हैं कि जब बर्फ को द्रव में चेंज करते हैं, है ना, तो उसे संगलन कहते हैं, है ना, याद रखेंगे उस चीज को। इसके बाद में आता है, यानी जब यहाँ से द्रव से बर्फ बनता है तो उसे हम जमना कहते हैं। और द्रव से वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन ठंडा कर देना एक प्रकार से। और ये एक चीज और भी याद रखना, भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। देखो तीर का चिन्ह आपने देखा है। जैसे मैं बात करूं मोमबत्ती का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना, सोने से आभूषण बनना, कांच का टूटना, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। देखो मोमबत्ती में दोनों ही होते हैं, मोमबत्ती पिघल रही है तो भौतिक, मोमबत्ती जल रही है तो रासायनिक है, उसमें रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती में आपको याद रखना है दोनों ही परिवर्तन होते हैं। और मोमबत्ती का जलना, इसमें भी दोनों ही हैं, इस बात को याद रखना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, ये रहा रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं बदल जाती हैं, एक ही दिशा में कार्य करता है। कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में देखो अपने पास एक तत्व शब्द है। अभी अब तत्व पढ़ रहे थे, शुद्ध होते हैं तत्व और यौगिक बहुत शुद्ध होते हैं, या आपने पढ़ा था। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, या आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो सर्वप्रथम तत्व शब्द 1661 में रॉबर्ट वोयल ने दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज, रॉबर्ट वोयल ने 1661 में तत्व शब्द दिया था। और लेवाइसिए नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा लिखी, या तत्व की परिभाषा बताई थी सबसे पहले लेवाइसियो नामक वैज्ञानिक ने भैया। इसके अनुसार पदार्थ का वह मूल रूप जिसमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं, उसे तत्व कह सकते हैं। जिसे रासायनिक और भौतिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा यानी सरल पदार्थों में जिसे नहीं तोड़ा जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। और तत्व को 3 कैटेगरियों में यहाँ डिवाइडेशन किया गया है। इसका एक होती है अपने पास धातु, एक अधातु, इसके अलावा एक होती है उपधातु, यानी धातु, उपधातु, और एक होती है अधातु। 3 भागों में तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। लेवाइसियो नामक वैज्ञानिक ने तत्व की परिभाषा दी और शब्द दिया था तत्व 1661 में रॉबर्ट वोयल ने। ये बात आप अच्छे से नोट करेंगे। तो लगभग हम इस चैप्टर के अंत में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में पढ़ा है किसी कारण से। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए
धातुएं क्या होती हैं, तत्वों को 3 वर्गों में बांट दिया, जिसमें धातु चमकीली होती हैं, ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं। इस चीज को आप नोट कर लें, क्योंकि अभी देखो नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं अपन। धातु आएंगी अपने 10th क्लास में आएंगी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि धातुओं की क्रिया जब अमल से करवाएं तो क्या बनता है, जब क्षार की क्रिया धातुओं से करवाते हैं तब क्या बनता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। धातुओं में तन्यता और आधार वर्धनीयता का गुण भी पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है धातुओं को खींचकर तार में बदलना, तन्यता कहलाता है। और धातुओं को पीट पीट कर चद्दर बनाई जाती हैं, याद रखना, आधार वर्धनीयता कहलाती है। सोने में सबसे ज्यादा होता है तन्यता का गुण। 1 ग्राम सोने से हम बहुत लगभग यानी बहुत दूरी तक का तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने में लगभग 1 किलोमीटर तक का तार हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है सोना, चांदी, तांबा। इसमें आधार वर्धनीयता का क्या पाया जाता है, आधार वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इस बात को आप नोट कर लें। नेक्स्ट इसके बाद में आता है सोडियम। देखो सोडियम के बारे में मैंने पहले भी शुरुआत में भी बताया था आपको, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। बिल्कुल नोट कर लो इस चीज को, क्योंकि जल के संपर्क में आते ही, संपर्क थोड़ा सही लिख लें, है ना, संपर्क में आते ही क्या होते हैं, ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं। पारा धातु जो है, मरकरी जो है, उसी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये भी धातु है। सोडियम भी धातु है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अधातु ये ताप की विद्युत, ताप व विद्युत की कुचालक होती हैं। तन्यता और आधार वर्धनीयता का गुण नहीं होता है इनमें। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, क्लोरीन, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये एक प्रकार की गैस हैं, अधातु हैं। लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। इस चीज को आप नोट कर लें। और मैंने आपको एक क्वेश्चन में सोल्व करवाया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया था कि हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, वो ऑक्सीजन है। इस चीज को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट इसके बाद में ये रहा अपने पास उपधातु। देखो उपधातु होती क्या है, उपधातुओं की अगर मैं बात करूं कि धातु और अधातुओं के गुणों को उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन याद रखेंगे, सिलिकॉन जो सिलिकॉन होता है वो उपधातु होता है। अधातुओं में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन होता है। ठीक है, धातुओं में मैंने अभी बताया आपको धातु बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने सोडियम की और पारे की बात की क्योंकि वो क्वेश्चन बन रहे हैं वहां। नेक्स्ट इसके बाद में ये रहा क्वेश्चन, लास्ट नोट्स आप बना सकते हैं कि सभी तत्व वर्तमान में, अभी तक वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। मैंने बहुत बार इस चीज की चर्चा की है। जिस और शेष मानव निर्मित द्वारा तत्व हैं, याद रखना। और 11 तत्व कमरे, अगर मैं बात करूं 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस रूप में होते हैं। 11 तत्व, कितने तत्व, 11 तत्व गैस में रहते हैं। इस बात को आप नोट कर लें। ठीक है, बिल्कुल 118 तत्व याद हैं, जबकि 92 तत्व प्राकृतिक, 92 तत्व हैं प्राकृतिक। एक टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं, शेष मानव द्वारा निर्मित हैं, और 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस में पाई जाती हैं। गैस में, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर नहीं आएगा, तीसरे चैप्टर से पहले हम कुछ क्वेश्चन होंगे, वो उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। फिर हमारे पास आएगा तीसरा चैप्टर, आपके उसको परमाणु और अणु को पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, मूलभूत कण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, प्रोटॉन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम जानेंगे। बिल्कुल